हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ हमारा इस वीडियो के साथ लेसन नंबर 6 जो है खत्म हो जाएगा और अगली वीडियो में बात करेंगे लेसन नंबर 7 के इंट्रोडक्शन की। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836736 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है की गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जिन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ करने में हेल्प करी इंडिया के अंदर। तो चलो वो डिस्कस करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो है वे फॉरवर्डिंग, यानी कि हम आगे कौन कौन चीजें करने वाले हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले समझते हैं की गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स थी इंपॉर्टेंट। पहला जो है इसमें वो क्या है, मनरेगा है ना। मनरेगा बारे में पहले ही पढ़ा था हमने। तो मनरेगा जो स्कीम है वो क्यों बनाया गया था, ताकि हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके लोगों को। इस स्कीम के तहत हुआ क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं हम या तो उन्हें 100 दिन का काम प्रोवाइड करेंगे अगर उनके पास काम नहीं है तो, या फिर अगर हम उन्हें काम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो हम उन्हें 100 दिन की वेजेस देंगे। तो ये स्कीम थी मनरेगा। तो मनरेगा जो स्कीम है वो हमारे पास क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, मनरेगा बोलते हैं इसे। तो इस स्कीम में बस यही था कि बस या तो 100 दिन का काम प्रोवाइड करेंगे और अगर काम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो 100 दिन की वेजेस देंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी। अब इसमें भी वही था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वहां पे करते अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे थे। क्योंकि देखो हमारी ना स्टार्टिंग से लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत से रीजन से स्टार्टिंग में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो कि मेजर रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, यानी कि पॉपुलेशन प्रेशर एक सबसे बड़ा जो है ना रोल है, उसका सबसे बड़ा रोल है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया, ठीक है, जिसके तहत वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कर रहे थे कि लोगों को जो है कम से कम रोजगार मिले। क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि पहले तो गरीबी दूर हो जाएगी और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो अपने आप ही राइज करना शुरू कर जाएगा। तो ये हमारा दूसरा स्कीम। तो तीसरा स्कीम है वो हमारे पास है मुद्रा बैंक स्कीम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पीएमएमवाई। ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका काम क्या था, तो लॉन्च्ड इन 2015 में लॉन्च किया गया। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स लोन अप टू 10 लाख, यानी कि जहां पे 10 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता था टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि वो एंटरप्राइज जिनके पास स्टार्टिंग बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे है या फिर छोटे लेवल पे है, अभी उन्होंने शुरू ही किया है, तो उनको पैसे की दिक्कत ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ये वाला इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, और मुद्रा लोन यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-JKY। अब इसमें क्या था, अब देखो यहाँ पे, अब नाम ही क्या है इसका, उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो स्कीम एम्स टू स्किल, अब कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल। तो स्कीम एम्स टू स्किल रूरल यूथ फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, यानी कि वो लोग जो कहीं ना कहीं गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रॉपर स्किल सिखाई जाए। क्योंकि देखो डेवलपमेंट के कुछ ही तरीके होते हैं, एक तो एजुकेशन, दूसरा स्किल। जिनके पास एजुकेशन है तो कुछ ना कुछ प्रोफेशनल फील्ड में काम करके पैसा जनरेट कर रहे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अपनी स्किल्स को यूज करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत किन लोगों है, जो लोग अनस्किल्ड रह रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वहां पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है, चाहे उनके पास पैसा नहीं है अपने आप को अपस्किल करने का, तो ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें झेलनी पड़ रही है हमारे समाज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास वही आया। तो दीनदयाल अच्छा हम इसकी बात कर रहे थे ना यहाँ पे। तो स्कीम एम्स टू स्किल रूरल यूथ फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स एंड सिक्योर देम जॉब विद रेगुलर वेजेस, और यही नहीं, उनको जॉब भी प्रोवाइड की जा रही थी वो भी रेगुलर वेजेस के साथ, एट और अबव मिनिमम वेज लेवल्स, वो बिल्कुल या तो मिनिमम वेज लेवल से ऊपर या फिर मिनिमम वेज लेवल जितना। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेज रेट जो है ना वो भी लगातार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन।
अब इसके बाद जो हमारे पास अगला पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी कि नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, DANULM। अब इसमें क्या था कि इसमें ना उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था जो लोग छोटे मोटे वेंडर्स हैं, ठीक है, या फिर गिग वर्कर्स हैं, जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं, तो उन लोगों को भी जॉब की दिक्कत ना आए, वो यहाँ पे एंश्योर करना था हमें। तो वो चीज यहाँ पे है। अब इस देखते हैं इसमें क्या है। तो ये हमारे पास जो है, इट एड्रेसेस द लिवलीहुड नीड्स ऑफ अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये जो है यहाँ पे लिवलीहुड नीड्स को कवर करता है, वो भी किसके, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, वो भी शहरों के इलाकों में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे मोटे रेडी वगैरह चलाते हैं या फिर आइसक्रीम बेचते हैं, अलग चीजों को करते हैं, उनके लिए बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू स्पेसेस, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इन्हें प्रॉपर स्पेस मिले, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, कि कोई भी किसी तरीके से हार्म नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। एंड इनकी भी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा था ताकि ये और ज्यादा बेहतर कर सके खुद को इस स्कीम के अंदर। तो 5 स्कीम की बात कर ली। जो 6 स्कीम है वो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। ये तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, SSA। अब देखो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या, आपने ये जो स्कीम पहले भी बहुत बार सुनी होगी, इसका मतलब क्या था कि हर पर्सन को जो है ना वो एजुकेशनल राइट है, वो एजुकेशन ले सकता है, स्किल सीख सकता है, क्योंकि बिना एजुकेशन के, बिना स्किल के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान। खासकर इसमें वो बच्चे जो 6 से लेकर 14 साल की उम्र के हैं, यानी कि जो बेचारे अभी छोटे हैं, ठीक है, तो उनकी एजुकेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट लेके आके, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है। तो सर्व शिक्षा अभियान इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम था फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जहां पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी थी गवर्नमेंट ने। इट एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के हैं, रिसीव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इनकी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया और फ्री भी कर दिया कि भाई गवर्नमेंट जो है फ्री में पढ़ाएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स है, अभी आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ना 8 तक कोई भी फीस नहीं लगती है ना, उसके बाद 9 से फीस नहीं होता, वो भी नॉमिनल फीस लगती है, 9 से फीस नहीं शुरू होती है, और 9 से बुक्स भी है वो बाहर से लेनी पड़ती है। तो कहें कि एजुकेशन की कॉस्ट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में 9 से चालू होते हैं, उससे पहले एजुकेशनल कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर होती है गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो कंपलसरी एजुकेशन कर दिया एज मैंडेटेड बाय 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा अमेंडमेंट था, 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिशन गवर्नमेंट ने चलाया था। इसका जो 7th पॉइंट आता है वो क्या आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, NRHM। अब ये क्या है, अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जहां पे गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि जो रूरल एरियाज हैं, जहां पे हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, ठीक है, ताकि लोगों की हेल्थ में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड हो, प्रॉपर फूड प्रोवाइड हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड हो, ठीक है। तो वो सब जो है ना गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर जो है एंश्योर किया था। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, ये हो गया हमारा एक और मिशन। इसके अलावा जो 8th पॉइंट है वो क्या है, मिशन आयुष्मान, ठीक है। अब ये मिशन आयुष्मान है, तो आयुष्मान मिशन भी जो है वो हेल्थ को लेकर ही बनाया गया था। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी हेल्थ को लेकर बनाया था कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोगों को दिक्कत ना आए। इसमें लोगों को इंश्योरेंस भी दिया गया था, किस तरह का, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर किसी को हेल्थ को लेकर दिक्कत आई तो गवर्नमेंट जो है उसकी हेल्प करेगी उस बीमारी से रिकवर करने में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है स्वच्छ भारत मिशन। अब ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है, अब इसमें क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन की जैसे हम सब जानते हैं कि भाई ये तो अभी पॉपुलर हुआ है स्वच्छ भारत मिशन, तो कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने देश को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। कि सिर्फ यही नहीं, देखो इंडिया की दिक्कत है क्या, बाकी कंट्रीज में देखता हूँ ना, अगर मैं स्टडी कभी भी कर रहे हो आप, कभी भी करना बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को स्टडी, वहां पे ना लोगों को ना पूरे देश को साफ रखने की जिम्मेवारी होती है। वहां पे सिर्फ एक नहीं। अब इंडिया में क्या, इंडिया में लोग अपना घर काफी बढ़िया रखते हैं, है ना, डेली वहां पे क्लीनिंग करते हैं, डेली बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करूं रोड्स की, पब्लिक पार्क वगैरह की, वहां पे लोग जो है ना कचरा फैला के चले जाते हैं। भाई वो भी तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग ये नहीं समझते कि लोगों को ही वहां पे रहना है, लोगों को ही वहां पे जाना है। ना तो गवर्नमेंट वहां पे रहने आ रही, ना गवर्नमेंट वहां पे, भाई गवर्नमेंट के पास तो पहले पैसे की कमी नहीं है ना, इतना टैक्स आता है उनके पास, इतनी सैलरीज है उनकी, वो आराम से अपना सर्वाइव कर रहे हैं अपनी जगह पे। तो जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो पब्लिक के लिए ही बनाए गए, लोग पब्लिक जो उन्हीं को गंदा करते हैं और उन्हें पता है कि वो चीजें उन्हीं के लिए हैं, फिर भी करती हैं और उन्हीं के टैक्स के पैसों से हैं, ठीक है। तो वो चीजें, उन चीजों के लिए ना स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था कि लोग जो है वो अपने इलाकों को, अपनी जगह को क्या रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे।
ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन, और यही नहीं, सबसे बेकार बात क्या लगती है, जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं, फिर जो भी पॉपुलर जगह है घूमने की, वहां पे लोग जाएंगे, वहां पे कुछ कुछ लिख के आएंगे, ठीक है, पता नहीं क्या, जैसे अपनी लव स्टोरी वहीं पे लिखने के लिए जगह मिली है उन्हें, और दुनिया आगे पढ़ेगी, अरे वाह ये भी एक पर्सन था जिसकी शादी या फिर जिसका रिलेशनशिप इससे चल रहा था। अरे भाई क्या मतलब है उन चीजों का, क्यों गंदा कर रहे हो, लोग वहां पे देखने आ रहे हैं, टूरिज्म चल रहा है उनकी वजह से, ठीक है, लेकिन नहीं, लोगों को मानना नहीं है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन, और 10th में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो सबको पता है, ये तो अभी भी चलाया गया था, जिसके तहत हर पर्सन का जो है बैंक में अकाउंट जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की खुल जाए, ठीक है, अकाउंट खुलवाया गया, ATM कार्ड बनवाया गया, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, हर चीज जो है गवर्नमेंट ने इस मिशन के जरिए किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। उसके बाद जो 11th है वो है दिशा। अब दिशा क्या है, दिशा प्रोजेक्ट इट एम्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, यानी कि ये प्रोग्राम जो चलाया गया था वो चलाया गया था वुमेन्स के लिए, कि वुमेन भी है कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज में पार्ट ले, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का यहाँ पे मोटिव था कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वुमेन्स के लिए भी, कि वुमेन्स को भी काम की दिक्कत ना आए। और 12th से जो पॉइंट आता होता है आत्मनिर्भर भारत मिशन, यानी कि हम जो है कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस कंट्री बनेंगे, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो किसी भी चीज के लिए किसी भी तरीके से किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो था हमारा आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो ये तो हो गई सारी मिशंस की बात। अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ, यानी ग्रीन ग्रोथ का कंसेप्ट क्या था, तो वो देखते हैं। तो पहले तो समझते हैं ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखो ग्रीन ग्रोथ नाम क्या है, ग्रीन यानी कि हरियाली से रिलेटेड है ये वर्ड, है ना। तो ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से, अगर मैं मेन बात समझाऊं इसका, तो किसी भी तरीके से हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हम जो है बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए, बिना पोल्यूशन किए हुए, ठीक है, बिना ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज किए, हम जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ। तो पहले समझते हैं इस पॉइंट को। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल दैट एम्फसाइजेस सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, जहां पे हम इस चीज फोकस करेंगे कि हम जो है सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करें, लेकिन अपने एनवायरमेंट को हार्म भी ना करें, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। इट एक्नॉलेज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे हम जो है कनेक्शन समझेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में, एंड सोशल वेलबींग बनने के बीच में, ठीक है। अब एक बात समझो, क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर करती है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है? बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ आज एक बार हम मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेते हैं, पर अगर मान लो हमने पूरे एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ा दी, पूरे एनवायरमेंट जो खराब कर दिया, डिग्रेड कर दिया, तो क्या फ्यूचर में हम अच्छे तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से मिलते हैं, हमें इस नेचुरल एनवायरमेंट से तो मिलते हैं, और जब हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर लेंगे? तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें फ्यूचर में भी अपने ग्रोथ को सस्टेन रखना है, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल बढ़िया रखना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आजकल देखो एनवायरमेंट का क्या हाल चल रहा है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, गर्मियां लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है एनवायरमेंट को एक बड़े लेवल पे अफेक्ट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो सारा सिस्टम जो है ना हम ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्टर्ब कर रखा है। अगर ये ठीक नहीं किया गया तो क्या होगा, एनवायरमेंट बचेगा ही नहीं, एनवायरमेंट नहीं बचेगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और जिंदा नहीं बचेंगे तो क्या करोगे भाई इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्या करोगे इस पैसे का, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एंड सोशल वेलबींग, तो सोशल वेलबींग का मतलब क्या है, एक अच्छा इंसान बनना भी क्या है, काफी जरूरी है। एमिंग टू अचीव इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी व्हाइल एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरीके से जो है हम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्स तो ऐसे हैं भाई जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे बनने में काफी करोड़ साल लग जाते हैं, तो अगर हम इसे बड़े लेवल पर उन्हें हार्म करेंगे तो क्या उनका बनना इतना ईजी होगा? जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, अगर फॉसिल फ्यूल्स हम लगातार इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे तो फ्यूचर में वो बनने में काफी करोड़ साल लग जाएंगे, और एक बार वो वेस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो आप उसे दोबारा रीयूज हम उसे नहीं कर सकते। तो वही चीज है यहाँ पे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत जरूरी है। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमें जो है कम से कम एनवायरमेंट का डिग्रेड करना चाहिए, ठीक है। एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे रोकना चाहिए, उसे काबू में करना चाहिए। अब चाहे उसके लिए कोई से भी इनिशिएटिव लेने पड़े, कोई से भी रूल्स बनाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर ये बहुत जरूरी है।
जैसे अभी हाल ही में देखो आप, जो पर्सन दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कितना पीक पे चल रहा है, ठीक है। वो सिर्फ किस लिए, सिर्फ हम जो हैं वो कुछ अच्छे इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं उसलिए, है ना, उस चीज़ों को लेके पोल्यूशन बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हर साल में एक सिचुएशन ऐसी आती है जब पोल्यूशन बिल्कुल अपने पीक पे चला जाता है, यानी कि जहाँ पे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो चीजें हैं। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड चैलेंजेस। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से चैलेंजेस है वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या आया, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, यानी कि सबकी डेवलपमेंट हो, और उस डेवलपमेंट की जो उस डेवलपमेंट जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी लोगों के बीच में। यानी कि ऐसा ना हो कि ग्रोथ तो हो रही है पर ग्रोथ की वजह से बेनिफिट सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है, बाकी सबको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ह्यूज पॉपुलेशन एंड हाई एनर्जी डिमांड। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत भी है, चैलेंजेस क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हाई एनर्जी की डिमांड है। अब वो हाई एनर्जी की डिमांड है, इसलिए क्या करते हैं लोग जो है कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हम जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है, हमें लैंड की जरूरत है घर बनाने के लिए, तो डिफोरेस्टेशन वगैरह हो रहा है। तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इस अर्थ पे बहुत बड़ा कारण है किस चीज का, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है इनोवेशन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। हमें जो है इनोवेशंस करनी चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसे इंक्रीज करना चाहिए। पर दूसरा पॉइंट क्या है, लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी। और जो रिन्यूएबल एनर्जी वो क्या है, लिमिटेड है, अभी सारी चीजें हम यूज कर भी नहीं पा रहे, जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको हम कम से कम यूज कर पा रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अभी देखो टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, क्या हम उसको बड़े लेवल पे यूज कर पा रहे हैं, क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कि उसे यूज कर पाए, नहीं। तो अभी जो है वो लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम जो है कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़े लेवल पे डिपेंडेंट है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, जो कि बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट अगर हमने किया तो बहुत कुछ सालों में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंसी। हमें कार्बन जो है कम से कम यूज करना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम जो है वो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। पर भी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो करंट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, करंट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हाई फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है, मैन्योर्स तो यूज ही नहीं कर रहे, केमिकल्स यूज करते हैं बड़े बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंड की फर्टिलिटी कम होती है। और जब लैंड फर्टिलिटी कम होगी तो क्या हम उस जमीन को फ्यूचर में यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी प्रैक्टिस जिसका बेनिफिट आज तो हम कर पा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो रिसोर्स जो है वो डिग्रेड हो रहा है, फ्यूचर में हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसी को बोलते हैं अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फिर क्या आता है फोर्थ पॉइंट में, सस्टेनेबल एंड कंजप्शन प्रोडक्शन। हमें जो है प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल हमारा कि हमें जो है सस्टेनेबल तरीके से काम करना चाहिए एंड कंजप्शन प्रोडक्शन जो तरीके से करना चाहिए। फिर फोर्थ क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, वीक टेक्नोलॉजी। अब ये चैलेंज है वीक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कि भाई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं, टेक्नोलॉजीज है ही बहुत कम, टेक्नोलॉजीज कम है तो एफिशिएंसी नहीं आती, काम इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये हमारा प्रिंसिपल है कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन होना चाहिए, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, डिग्रेड ना हो, ठीक है, ये हम चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता सबको है कि भाई अगर इन्वायरमेंट हार्म हुआ तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन उसके लिए करते कुछ भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप। जो हमारे पास पॉइंट है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप। अभी फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप का मतलब ये है कि लोग जो है पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। यानी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी लेवल पे है, खासकर अगर बात तो इंडिया को लेकर रहे तो इंडिया में भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप, क्योंकि पैसा होता तो भाई रिसर्च डेवलपमेंट होती, बिजनेस चलते, इंडस्ट्रीज ग्रो होती, ये सब चीजें होती, लेकिन फाइनेंस की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में गैप बच रहा है। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स बाकी हैं, मतलब बाकी नहीं है, कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है। तो पहला हमारे पास क्या आता है पॉइंट इसमें, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो मिशन एम्स टू ट्रांजिशन द इकोनॉमी टुवर्ड्स लोअर कार्बन इंटेंसिटी, यानी कि जहां पे हम जो है अपनी इकोनॉमी को ऐसे फॉर्म में लेकर चाहते हैं जहां पे हम यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं कि हम जो लोअर कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन को कम से कम यूज करेंगे, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट। और यही नहीं, हम जो है फॉसिल फ्यूल जो है कहीं ना कहीं कम से कम यूज करेंगे, ताकि फॉसिल फ्यूल कम यूज होगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बचेगा, रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होंगे, तो जो इकोनॉमिकली भी एक तो अच्छा है, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी काफी चीप रेट पे पड़ते हैं, क्योंकि
वो बहुत सारे बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है। दूसरी बात, क्योंकि सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है। और एक बेनिफिट उस चीज का एक और है, वो क्या, एक तो कॉस्ट कम आएगा, इन्वायरमेंट भी कम से कम डैमेज होगा, तो दो बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिस प्रोग्राम विल इंसेंटिवाइज कंपनीज। तो ये जो है वो चीज चला गया था कि हम उन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, ठीक है, उन सी कंपनीज को जो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट बन रहा है, ठीक है, यही नहीं ग्रीन एनर्जी यूज करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे को हम सपोर्ट कैसे सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं, टैक्स में रिबेट दे दिया ऐसी कंपनीज को, जिससे ऐसी कंपनीज जो है मोटिवेट हों और ज्यादा काम करें उस फील्ड के अंदर। तो इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज टू अडेप्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। और ये उन सबके लिए है जो कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, यानी कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन से रोक रहे हैं, एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो है जो गवर्नमेंट है वो इन्हें इंसेंटिवाइज करती है, सपोर्ट करती है पूरे तरीके से। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पीएम प्रणाम। अब पीएम प्रणाम क्या है, ये भी एक अजीब सी योजना है। अब ये देखो ये क्या है, ये पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। अब रिस्टोरेशन किस चीज का, एनर्जी का, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि जहां पे हम अपने अर्थ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो अर्थ है, अब हम सबको पता है कि भाई हमारी गैलेक्सी का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्लेनेट है वो क्या है, अर्थ है, क्योंकि एक यही एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। हाँ वो अलग बात है कि कई लोग अभी ऐसे लोग मंगल पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे कि भाई मंगल को भी रहने लायक बनाया जा सके, लेकिन उसमें काफी टाइम है अभी। पहले जो है उसे तो बचा लो भाई, जो नहीं है हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, मंगल पे शिफ्ट कैसे होंगे, पर जो है उसे बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो इस बात का क्या सबूत है कि भाई हम वहां जाके उसे वेस्ट नहीं कर देंगे, उसे बर्बाद नहीं कर देंगे, तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई जो हमारा मदर अर्थ है उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, हर एक तरीके से एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। प्रमोट यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइजर यूज। अच्छा एक मिनट, उसी का पॉइंट है ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं जो अब तरीका कैसे बचाने का, अब इस प्रोग्राम में ये भी था कि हमें जो है कम से कम अपनी जो लैंड है, क्योंकि लैंड मेन चीज है, क्योंकि इसके जरिए जो है हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई खाना नहीं खाओगे, ह्यूमन बींग्स की नीड क्या है भाई, फूड। अगर हम फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर। कई लोग बोलते हैं भाई हम तो कार्निवोरस, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, पर भाई कार्निवोरस भी तो क्या हिरन वगैरह खाएगा ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं ग्रीन वेजिटेबल्स पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम जो है ह्यूमन बींग्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट के ऊपर ही है। तो इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि लोग जो है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो बैलेंस तरीके से यूज करें, और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज करें, और बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें, ताकि जो है जो हमारी जमीनें हैं वो कम से कम हार्म हो, कम से कम उनकी फर्टिलिटी कम हो, ठीक है, और प्रोडक्शन को भी एक अच्छे लेवल से बढ़ाया जाए। यानी कि प्रॉपर एजुकेट किया गया फार्मर्स को कि भाई ऐसा मत करो, इस लेवल पे प्रोडक्शन मत करो कि भाई उसे हम सस्टेन ना कर पाए फ्यूचर में, जो हमारे जो मेन रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड वो इनफर्टाइल हो जाए, तो फ्यूचर में सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है गोवर्धन। अब गोवर्धन स्कीम क्या बोलता है, तो मैनेजमेंट ऑफ कैटल, अब नाम से पता लगा गोवर्धन स्कीम, तो मैनेजमेंट ऑफ कैटल, यानी कि जहाँ पे हमने बात करी एनिमल हस्बेंड्री को कैसे संभालना है, कैटल वगैरह को जो जानवर है उन्हें कैसे संभालना है, एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे यूज करना है खेतों के अंदर, जैसे हम एज ए मैन्योर यूज करते हैं इन चीजों को, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है और जो लैंड है वो भी हार्म नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती। तो ये कुछ तरीके थे। एक तो हमने बात करी कौन कौन सी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। दूसरा पॉइंट हमने समझा ग्रीन ग्रोथ का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब सिर्फ ना कुछ मिनट में आप लोगों और लूंगा जहां पे आपको समझाऊंगा वे फॉरवर्डिंग का टॉपिक इसमें क्या है, सिर्फ कुछ मिनट और। अभी मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। यहां तक का तो उतारना उतार लो, मैं मिटा के फिर वो वाला कंसेप्ट लिखता हूं और फिर हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम आगे ध्यान देते हैं, कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं वे फॉरवर्ड को लेके। अब वे फॉरवर्ड के ऊपर कौन से पॉइंट्स है वो समझते हैं, यानी कि फ्यूचर में जो है वो किस किस तरीके से जो है चीजें करनी है वो समझते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, क्रिएटिंग फेयर एंड मोर इफेक्टिव टैक्स सिस्टम। क्या बनाने पड़ेंगे, अच्छे से टैक्स सिस्टम बनाने पड़ेंगे ताकि जो काम है उसी तरीके से चल पाए। यू ना हो कि टैक्स का जो बर्डन है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे रहे समाज के, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोअर क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास, तीनों सेक्टर पे जो है वो टैक्स का बर्डन जो है ऑलमोस्ट जो है वो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग होना
होना चाहिए ताकि जो है टैक्स सिस्टम जो है अच्छे तरीके से काम कर पाए और किसी के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, और कोई ऐसा ना हो कि कोई जो अपने इनकम को है उसे टैक्स देने में निकाल दे और अपने पैसों को अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कम से कम यूज कर पाए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो ज्यादातर इस टाइम क्या कर रही है, मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट करे कहां से, मिडिल क्लास से, ठीक है, ना तो लोअर क्लास से ना ही अपर क्लास से, यानी कॉर्पोरेट वाले ही बच रहे हैं और जो लोअर क्लास है वो भी बच रहे हैं, फर्स्ट कौन रहे हैं, मिडिल क्लास वाले। तो ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए जहां पे जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं वो इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो और प्रॉपर